हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। आज हम जानेंगे एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ का क्या रोल होता है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लाइक मोनोमर स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइमर स्ट्रक्चर होते हैं, पेंटामरिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, सुनाओ एंटीबॉडीज क्या होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, जो WBCs होते हैं, WBCs हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 10 to 25% में होता है टोटल WBC का। ठीक है, उस लिम्फोसाइट में दो लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मतलब वो लिम्फोसाइट जो हमारे बोन मैरो में सभी WBCs का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। इनमें से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, हम सभी WBCs के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल लिम्फोसाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर वहां से मैं एंटीबॉडीज पे आऊंगा। जो लिम्फोसाइट होते हैं उसके वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मैरो से माइग्रेट होकर थाइमस पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां पे जाके वो मैच्योर्ड होते हैं एंड इम्यून सिस्टम में फिर वो जाके इन्वॉल्व होके अपना फंक्शन प्रोसेस करते हैं फर्दर। कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मैरो में ही बनते हैं और वहीं पे मैच्योर्ड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। जो थाइमस में जाके मैच्योर्ड हुए उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, एंड जो बोन मैरो में ही डेवलप हुए हैं वही मैच्योर हुए हैं उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट का एक फंक्शन होता है, वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। ठीक है, वो करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। अब वहां से हम जानेंगे कि एंटीबॉडीज होते क्या है। एंटीबॉडीज वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एंटीजेनिक पार्ट को रिकॉग्नाइज करने की। ये वाई शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हर एक एंटीबॉडीज में 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन पाए जाते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2 हैवी चेन पाए जाते हैं एंड 2 लाइट चेन पाए जाते हैं। ठीक है, जो हैवी चेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं गामा हैवी चेन, अल्फा हैवी चेन, म्यू है हैवी चेन। ठीक है, और डेल्टा हैवी चेन एंड इप्सिलॉन हैवी चेन। ठीक है, तो उसी हिसाब से इनका नाम भी बना है, लाइक IgG इम्यूनोग्लोबिन गामा, तो मतलब IgG एंटीबॉडी। IgA मतलब IgA एंटीबॉडी जिसमें अल्फा हैवी चेन प्रेजेंट होते हैं। IgM एंटीबॉडी जिसके अंदर म्यू हैवी चेन प्रेजेंट होते हैं। IgD एंटीबॉडी, ठीक है, जिसके अंदर डी एंटीबॉडीज डी हैवी चेन प्रेजेंट होता है। IgE एंटीबॉडी जिसके अंदर इप्सिलॉन एंटी हैवी चेन प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बेसिस पे किसी के अंदर गामा चेन प्रेजेंट होगा किसी एंटीबॉडी में, किसी के एंटीबॉडी के अंदर अल्फा चेन प्रेजेंट होगा, किसी में म्यू चेन प्रेजेंट होगा, किसी में डेल्टा चेन प्रेजेंट होगा, किसी में एप्सिलॉन चेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो IG है यहाँ पे, जो IG है वो होता है इम्यूनोग्लोबिन। IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि वो पार्ट, वो प्रोटीनियस, वो ग्लोबुलिन पार्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, मतलब किसी फॉरेन पार्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, मतलब इम्यूनिटी में वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं। तो हैवी चेन कौन कौन से हैं, हैवी चेन कौन कौन से हैं, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। ठीक है,
ना अब हम जानेंगे कि लाइट चेन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ना 2 हैवी चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स होते हैं। लाइट हैवी चेन्स के हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लाइट चेन के बारे में पढ़ते हैं। हैवी के पढ़ लिया, अब लाइट चेन के बारे में पढ़ेंगे। वो होते हैं कप्पा एंड लैम्डा। ठीक है, किसी भी एंटीबॉडी लाइक IgG एंटीबॉडी ले लो आप, IgM एंटीबॉडी ले लो, IgD ले लो, ठीक है, या IgE ले लो, ठीक है, या IgA ले लो। ठीक है, इन सभी में से सपोज कोई एंटीबॉडी जिसके अंदर IgG पाया जा रहा है हैवी चेन, तो उसमें हो सकता है या तो कप्पा लाइट चेन पाए या तो लैम्डा लाइट चेन पाया जाए। ठीक है, एक ही साथ में दोनों कप्पा या लैम्डा दोनों साथ साथ नहीं पाए जा सकते। किसी एक हैवी चेन के साथ किसी एक ही टाइप का लाइट चेन पाया जाएगा। क्लियर। नाउ अब हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। लाइक एक एंटीबॉडी हमने कोई भी बनाया, ठीक है, इसका 2 हैवी चेन बनेंगे, ठीक है, और 2 लाइट चेन बनेंगे। इस हमने ये पढ़ लिया कि इसके अंदर 2 पार्ट है, हैवी चेन लाइट चेन। अब हम पढ़ेंगे कि एक एंटीबॉडीज के 2 टर्मिनल होते हैं, एक अमीनो ग्रुप टर्मिनल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल। ठीक है, हमने ये दो कंसेप्ट पढ़ लिया है। एक अमीनो एसिड ग्रुप रहेगा, टर्मिनल रहेगा सॉरी, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल रहेगा। ओके, नाउ अब हम जानते हैं कि जो हैवी चैन और लाइट चैन है आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? तो जो हैवी चैन और लाइट चैन है, ठीक है, ये हैवी चैन, ठीक है, ये लाइट चैन, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरे को कुछ स्ट्रक्चर को शो करना है। ठीक है, तो इसके अंदर डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। हर एक हैवी चैन को दूसरी लाइट चैन से जोड़ने के लिए या हैवी को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम है डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो S बॉन्ड होगा। ठीक है, S करके बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये S बना रहा हूं जो कि सही से बन नहीं पा रहा मेरे से, ये पेन पतला नहीं है कि बन जाए। ठीक है, तो आप समझ गए ना, 2 हैवी चेन को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक हैवी और एक लाइट को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड काम करता है। ठीक है, आपस में भी जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड काम करता है। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ लिया, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी एंटीबॉडीज के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक वेरिएबल टर्मिनल और एक कांस्टेंट टर्मिनल होता है। ठीक है, और एक अमीनो ग्रुप टर्मिनल होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल होता है। तो जो अमीनो ग्रुप टर्मिनल है वेरिएबल टर्मिनल, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइट चैन को हमने डिवाइड कर लिया और हैवी चैन को हमने डिवाइड कर लिया है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे वेरिएबल हैवी चैन, मतलब VH। इसको भी बोलेंगे वेरिएबल हैवी चैन। ये वेरिएबल है बट लाइट चैन है, ये वेरिएबल और लाइट चैन। ये कांस्टेंट हैवी चैन, ये कांस्टेंट हैवी चैन, ये भी कांस्टेंट हैवी चैन, कांस्टेंट हैवी चैन। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है। और ये भी कांस्टेंट बट लाइट चैन है, ये कांस्टेंट और लाइट चैन। तो किसी भी एंटीबॉडीज के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं मैंने बताया आपको। तो वेरिएबल हैवी चैन, वेरिएबल हैवी चैन कितने हो गए हमारे पास? वेरिएबल हैवी चैन हो गए 1 2 वेरिएबल हैवी चैन होती है। ठीक है, अब वेरिएबल लाइट चैन देख लेते हैं। वेरिएबल लाइट चैन कौन से हो गए? 1 2 वेरिएबल लाइट चैन हो गए। अब कांस्टेंट
लाइट चेन देखते हैं। कांस्टेंट लाइट चेन कौन से हो गए, एक चेन, दो चेन कांस्टेंट लाइट चेन हो गए। अब कांस्टेंट हैवी चेन कितने होते हैं हम वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके अंदर वेरिएबल ग्रुप्स होते हैं, कांस्टेंट ग्रुप होते हैं, एमिनो ग्रुप टर्मिनल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टर्मिनल होते हैं, ये आपस में बॉन्डेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने किसी एंटीबॉडीज के अंदर देख लिए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज है वो हम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में हम पढ़ेंगे कि कौन सा मोनोमेरिक होता है, डायमेरिक, के सारे स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे लेटर ऑन। नाउ कम ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी लाइक IgG एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए IgG एंटीबॉडी, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो जो IgG एंटीबॉडी होते हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो गामा हैवी चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, ठीक है। ये किसी प्लाज्मा के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं उसका 90%, 80 to 90% ऐसा कहना चाहिए हमें, 80 to 90% टोटल परसेंट ऑफ एंटीबॉडी का ये परसेंटेज होता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन 8 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 8 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो 1 डेसीलीटर हम लेते हैं अगर ब्लड सीरम तो उसके अंदर 8 to 16 मिलीग्राम पाया जाएगा। मोलिकुलर वेट है 1.5 लाख के आसपास, मोलिकुलर वेट होता है मिलीग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल अगर मैं IgG एंटीबॉडी लेता हूं तो उसका क्या वेट होगा वो ये बताता है। 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं 6 into 10 to power 3, 6 into 10 to power 23 मोलिक्यूल्स लेता हूं, है ना, अरबों की संख्या में अगर मैं एंटीबॉडीज लेता हूं तो इसका मोलिकुलर वेट आएगा 1.5 लाख, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर होता है 6 into 10 to power 23। और ये मोनोमेरिक इन नेचर होते हैं। मोनोमेरिक इन नेचर मतलब कि ये जो एंटीबॉडीज होते हैं इनके साथ कोई और एंटीबॉडी नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये मोनोमेरिक इन नेचर होते हैं। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। कभी भी कोई भी किसी प्रकार का अगर एंटीबॉडीज हमारे किसी प्रकार का एंटीजन अगर हमारे बॉडीज में आते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में किसी प्रकार का एंटीजन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले IgM जाता है उसको फाइट करने के लिए। जैसे ही बनता है उसके 5 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद IgM खत्म हो जाता है। बट जब IgG प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले IgM गया उस एंटीजन को मारने के लिए, देन IgG प्रोड्यूस होने लगता है उसको मारने के लिए। बट IgG थोड़ा लेट में प्रोड्यूस होता है बट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा होता है 23 डेज, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी एंटीजन है, ठीक है, उस पे ये जाके बाइंड हो जाता है और बाइंड होता है तो ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। लाइक न्यूट्रोफिल आएंगे तो इसको आराम से इंगल्फ कर लेंगे और इसको खा जाएंगे, ठीक है। तो ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो आई होप IgG एंटीबॉडीज के बारे में आपको समझ आ गया होगा। और एक और आपको कंसेप्ट बताऊं, जो RH एंटीबॉडी होते हैं, RH लाइक AB ब्लड ग्रुप होता है ना, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, तो इसके अंदर तो IgM एंटीबॉडी होते हैं, बट जो RH होता है वो IgG का नेचर का होता है, IgG नेचर का होता है, ओके। RH एंटीबॉडी IgG नेचर का होता है। तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको IgG के बारे में। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है और कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका 8 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मोलिकुलर वेट होता है 1.5 लाख मिलीग्राम पर डेल्टन, mg पर मोल लिखा जाता है, ठीक है, याद देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट IgG एंटीबॉडी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
जो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन की रेंज में रहता है, लाइक IgA एंटीबॉडी, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ कम ऑन IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी क्या होते हैं? IgA एंटीबॉडी ये दो टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। ये सिक्रेटरी एंटीबॉडीज भी होते हैं और ये सीरम एंटीबॉडीज भी होते हैं। तो जो सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होते हैं, लाइक हमारे स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग में पाए जाएंगे, ठीक है। और सलाइवा निकल रहा है हमारी बॉडी से, जब भी कोई चीज सीक्रेट होता है, लाइक सलाइवा, म्यूकस, टीयर, और हमारे स्किन में जो स्वेट निकलते हैं, इन सभी में जो भी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो IgA नेचर के होते हैं, ठीक। ये समझ आ गया आपको? अब क्या है, ये हमारे सीरम में सेकेंड सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाने वाला एंटीबॉडीज होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और ये 10 to 13% ऑफ ऑल सीरम। हमने IgG का देखा, जिसका क्या था 80 to 90% ऑफ ऑल सीरम एंटीबॉडी। और जो IgA है उसका 10 to 13% रहता है परसेंटेज, ठीक है। अब कंसंट्रेशन की बात करें 0.6 to 4.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मोलिकुलर वेट की बात करें तो 1,60,000 के आसपास होता है, जो कि IgG का क्या था 1,50,000, ठीक है। हाफ लाइफ IgG का हाफ लाइफ क्या था 23 दिन में, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो धीरे धीरे कम होने लगता है 23 दिन के बाद। हाफ लाइफ उसको बोलते हैं कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन है टोटल वो धीरे धीरे हाफ हो गया है, धीरे धीरे वो अब वो डिक्रीजिंग रेट में जा रहा है, ठीक है। हाफ लाइफ हो गया उसका, जिंदगी मतलब आधी हो गई है, ऐसा समझ लो। और इसका हाफ लाइफ होता है 6 to 8 डेज, ठीक है। IgA एंटीबॉडी का हाफ लाइफ होता है 6 to 8 डेज। नाउ सीरम IgA इज मोनोमरिक इन नेचर। ये भी मोनोमरिक इन नेचर होते हैं। IgG भी मोनोमर नेचर में होता है, ठीक है। और जितने भी सारी बातें थी, इसका जो इम्पोर्टेंट था सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसका, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम IgM एंटीबॉडी के बारे में। तो IgM एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी एंटीजन हमारे बॉडीज में आते हैं, तो सबसे पहले डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा पावर IgM एंटीबॉडी पे होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये पेंटामेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी ये आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो IgM एंटीबॉडी का है। किसी भी इन्फेक्शन में सबसे पहले ही जाते हैं रिस्पॉन्स करने। इट इज पेंटामेरिक नेचर, ये पेंटामेरिक नेचर में होते हैं, ठीक है। अब टोटल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी का ये 5 to 8% होता है। IgG का डिवाइस करते हैं कितना कॉन्सेंट्रेशन था, 80 to 90% था। IgA का 10 to 13% होता है, और इसका 5 to 8% में IgM पाया जाता है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 0.2 to 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है इसका, क्योंकि IgM जो होता है वो पेंटामेरिक इन नेचर होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट आप देखोगे तो 9 लाख से लेके 10 लाख के आसपास मोलिकुलर वेट इसका होता है, मतलब मिलीग्राम पर मोल में होता है। और हाफ लाइफ इसकी 5 डेज होती है। हाफ लाइफ हमने IgG का क्या देखा था, 23 दिन में हाफ लाइफ हो जाता है, ठीक है। IgA का हमने क्या देखा था कि ये 6 to 8 डेज इसके लगते हैं, और IgM का क्या है, ये 5 डेज में इसका हाफ लाइफ हो जाता है, ओके। अच्छा, ये जो हमारे जो फीटस में होते हैं, फीटस में IgM कब बनने लग जाता है, 20 वीक्स के बाद, ठीक है, 5 महीने के बाद ये बनने लग जाते हैं, ओके। नाउ अब हम मूव करते हैं IgD एंटीबॉडीज के बारे में। IgD एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होते हैं जो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है।
आईजीडी एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जो बी लिम्फोसाइट है उससे, जो कि बी लिम्फोसाइट जो कि इनएक्टिवेटेड है, अनचार्ज्ड है, ठीक है, उसके सरफेस पे ये हमेशा अटैच रहते हैं और ये हेल्प करते हैं कि एंटीजन को ये पहचान पाए, ठीक है, एंटीजन को ये पहचान पाए और रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस कर पाए। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। आईजीडी एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे अटैच रहते हैं। अब हम इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये 0.03 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। परसेंटेज टोटल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी का ये केवल 0.25% होता है, ठीक है, केवल 0.25% ये पाया जाता है। 0.25% ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इनसाइड आवर सीरम। ये मोनोमरिक इन नेचर होता है, हाफ लाइफ 3 दिन का होता है, ठीक है, कि हमेशा बाइंड रहता है बी लिम्फोसाइट से और हेल्प करता है कि एंटीजन रिकॉग्नाइज कर ले। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज में, जो कि आईजीई नेचर के होते हैं। आईजीई एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये भी मोनोमेरिक इन नेचर में होता है, ठीक है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी का ये 0.02% होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। लाइक अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम में ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, बट नॉर्मल इंडिविजुअल में ये 0.002% में पाया जाएगा। मोलिकुलर वेट 1,90,000 तक रहता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम पर ml रहता है। और ये आईजीई एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनका परसेंटेज क्या क्या होता है। तो हमने सारी डिटेल स्टडी कर ली है एंटीबॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी इन द सीरम। हमारे सीरम में आईजीजी एंटीबॉडी का क्या परसेंटेज रहता है वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच एंटीबॉडी गो फॉर प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर एंटीजन। हमारे इम्यून सिस्टम में अगर कोई भी एंटीजन आता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए कौन सा एंटीबॉडी सबसे पहले जाता है वो आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंटीबॉडी विच आर सीक्रेटरी इन नेचर, मतलब कौन सा एंटीबॉडी जो कि सीक्रेट होता है हमारे बॉडी से, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटीबॉडीज विच इन्वॉल्व इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स, कौन सा एंटीबॉडी है जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है कि ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगा। नाउ विच एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एंटीजन रिकॉग्निशन, कौन सा एंटीबॉडी है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बाइंड रहता है और वो हेल्प करता है रिकॉग्निशन में एंटीजन के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एंटीबॉडी हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसका होता है, मतलब जब वो प्रोड्यूस होगा वहां से लेके उसके टोटल कंसंट्रेशन का आधा कंसंट्रेशन होने तक, जब वो बना वहां से टोटल कंसंट्रेशन हुआ, उसका आधा कंसंट्रेशन हुआ, वहां तक का जो लाइफ होता है हाफ लाइफ कहलाता है। किसका सबसे ज्यादा होता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, किसका होता है वो आपको बताना है। नाउ 7th क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन कह रहा है आईजीजी इंडिकेट इन्फेक्शन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अगर आप लेबोरेटरी में वर्क किए होंगे तो आपने देखा होगा कि लाइक टाइफाइड की मैं एग्जांपल ले लूं, जो टाइफाइड होता है, टाइफिडोट होता है कार्ड, उसके अंदर 3 लाइन मिलती है, कंट्रोल, आईजीजी, आईजीएम, ठीक है। तो अगर आईजीजी में लाइन शो हो रही है या आईजीएम में लाइन शो हो रही है तो क्या इंडिकेशन होता है, उस पेशेंट में क्या है वो आपको बताना है। ए है कि आईजीजी इंडिकेट इन्फेक्शन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड, आईजीजी क्या शो करता है कि जो इन्फेक्शन है वो लॉन्ग पीरियड से है। बी कह रहा है कि आईजीएम इंडिकेट करता है कि रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है। सी ऑप्शन कहता है कि आईजीजी इंडिकेट रीसेंट इन्फेक्शन, कि मतलब आईजीजी रीसेंट इन्फेक्शन शो कर रहा है।
डी ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है वह आप चूज करके बताएंगे, कमेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है नेचर ऑफ आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन का क्या नेचर होता है वो आपको बताना है कि ये IgM नेचर, IgG नेचर, IgA, IgE किस नेचर का ये एंटीबॉडीज होता है। जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 विच इज पेंटामेरिक इन नेचर। कौन सा एंटीजन इसमें है जो कि पेंटामेरिक इन नेचर होता है वो आपको बताना है। IgA, IgM, IgE, IgG कौन सा पेंटामेरिक इन नेचर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है विच एंटीबॉडी रिलीज एलर्जिक रिस्पॉन्स। कौन सा एंटीबॉडी इनमें से है जो कि एलर्जी के रिस्पॉन्स, एलर्जी होती है तो उसमें ये इसका अमाउंट बढ़ जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वो आपको बताना है। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपके स्टडी में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। तो अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।